है नोसफेरातु। इसे हाल ही में रिलीज किया गया था। ये फिल्म रीमेक है 1922 में आई एक कल्ट क्लासिक फिल्म नोसफेरातु का, जिसे ड्रैकुला पर बनी सबसे पहली फिल्म भी माना जाता है। वो फिल्म ब्राहम स्टोक की नोवेल ड्रैकुला पर बेस्ड थी, लेकिन कॉपीराइट से बचने के चक्कर में ड्रैकुला का नाम बदलकर ऑरलॉक कर दिया गया था। इसलिए आपको नोसफेरातु में कहीं भी ड्रैकुला शब्द सुनने नहीं मिलेगा, लेकिन ये कहानी ड्रैकुला की ही है और नोसफेरातु का मतलब वैम्पायर ही होता है। तो चलिए जानते हैं 2024 वाली नोसफेरातु की कहानी को बिना किसी देरी के। कहानी की शुरुआत में हम एलन नाम की लड़की को देखते हैं, जो कि बहुत ही अकेलापन महसूस करती थी। वो रोते हुए प्रे करती है कि कोई गार्डियन एंजल या स्पिरिट उसके पास आकर उसका अकेलापन दूर करे। अब एलन की पुकार कोई एंजल तो नहीं, लेकिन एक डीमन सुन लेता है। वो एलन को आवाज लगाता है और उसकी आवाज सुन एलन अपने घर के बाहर आ जाती है। वो डीमन एलन से कहता है कि वो किसी जिंदा इंसान के लिए नहीं बनी है, और एलन भी कसम खाती है कि अब से हमेशा के लिए वो सिर्फ उसी की है। इसके बाद वो गार्डन में लेट जाती है और उसे प्लेजर होने लगता है, लेकिन फिर वो डीमन एलन का गला दबा देता है और उसकी भयानक शक्ल देख एलन डर के मारे चिल्लाने लगती है। कहानी अब कुछ साल आगे सन 1838 में जाती है। एलन की अब थॉमस हटर नाम के लड़के से शादी हो चुकी है। वो उसे बताती है कि उसने एक बुरा सपना देखा था, जिस पर थॉमस उसे गले लगाते हुए कहता है कि डरने की कोई बात नहीं है। एलन अब उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है, लेकिन थॉमस अपने ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा था, तो वो यहाँ से निकल जाता है। और इनके पास ग्रेटा नाम की एक बिल्ली भी थी। थॉमस जर्मनी के बिस्बर्ग टाउन में रहता है और एक स्टेट एजेंट का काम करता है। काम पर लेट आने के लिए उसे अपने बॉस हरनोक से डांट पड़ती है। इसके बाद नोक थॉमस को बताता है कि उनका एक बूढ़ा क्लाइंट है जो कि यहाँ बिस्बर्ग में एक घर खरीदना चाहता है, और नोक उसे गुरुनवाल्ड मैनर बेचने का सोच रहा था। थॉमस कहता है कि वो घर तो खंडर बन चुका है, जिस पर नोक बोलता है कि क्लाइंट को पुराना घर ही चाहिए और इसके लिए वो अच्छे खासे पैसे देने को तैयार है। नोक चाहता था कि थॉमस इस क्लाइंट से मिलने उसके घर ट्रांसिल्वेनिया जाए और इस डील को पूरा करे। थॉमस पूछता है कि हम उसे यहीं बुलाकर डील नहीं कर सकते क्या, जिस पर नोक कहता है कि क्लाइंट ने ही उससे रिक्वेस्ट की है कि एक एजेंट उसके पास भेजा जाए, तभी वो डील करेगा। नोक थॉमस को लालच देता है कि अगर वो ये काम करेगा तो उसे अच्छे खासे पैसे मिलेंगे और कंपनी में उसकी नौकरी भी पक्की हो जाएगी। जो सुनकर थॉमस ये डील करने के लिए मान जाता है और पूछता है कि इस क्लाइंट का नाम क्या है, जिस पर नोक बताता है काउंट ऑरलॉक। थॉमस अब फूलों का गुलदस्ता लेकर अपने घर जाता है और एलन को बताता है कि उसे काम से 1 महीने के लिए बाहर जाना है। एलन फूलों को देखकर बोलती है कि वो इन्हें क्यों लाया, ये तो मुरझा के मर जाएंगे। वो साथ ही थॉमस को जाने से मना करती है और अपने बुरे सपने के बारे में बताती है, जिसमें उसने देखा था कि उसकी शादी हो रही है, लेकिन थॉमस से नहीं बल्कि डेथ से, और उनकी शादी होते ही वहाँ मौजूद सारे लोग मर गए थे। उनकी लाशों से बदबू आ रही थी, लेकिन फिर भी एलन बहुत ज्यादा खुश थी। ये सुन थॉमस बोलता है कि वो बस एक सपना था और उसे इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। एलन को लग रहा था कि अगर थॉमस चला गया तो उनके साथ कुछ बुरा होगा, पर थॉमस कहता है कि उसे जाना ही पड़ेगा ताकि वो भी बड़ा घर खरीद सके और नौकर चाकर रख सके। उसी शाम को ये दोनों अपने अमीर दोस्त फ्रेडरिक के घर जाते हैं, जिसका एक शिपयार्ड है। उसकी एक प्रेग्नेंट वाइफ थी एना और 2 बेटियां भी थी। अगले 1 महीने के लिए एलन इनके घर ही रहेगी। फ्रेडरिक थॉमस से पूछता है कि उन्होंने बच्चे की प्लानिंग की या नहीं, जिस पर थॉमस बताता है कि पहले वो अपनी फाइनेंशियल कंडीशन बेहतर करना चाहता है और वापस आकर वो फ्रेडरिक से लिया हुआ उधार भी चुका देगा, जिस पर फ्रेडरिक कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद बच्चों के सोने का टाइम हो गया था, लेकिन वो कहती है कि उनके कमरे में एक मॉन्स्टर रहता है, तो उन्हें सुलाने फ्रेडरिक और एना दोनों उनके साथ जाते हैं। वहीं थॉमस एलन को अकेला छोड़कर जाने के लिए उससे माफी मांगता है। अब रात को जब थॉमस सो रहा था तो एलन अपने बाल के टुकड़े काटकर उन्हें एक लॉकेट में डाल देती है। वहीं दूसरी तरफ हम थॉमस के बॉस नॉक को देखते हैं, जो कि किसी तरह का रिचुअल परफॉर्म कर रहा था और अपने ही खून से उसने एक कॉन्ट्रैक्ट भी लिखा था। अगली सुबह थॉमस ट्रिप पर जाने को तैयार था। एलन उसे अपना वो लॉकेट देती है और कहती है कि वो रोज उसे लेटर लिखे। थॉमस भी उसे लेटर लिखने का प्रॉमिस करता है और फिर घोड़े पर बैठकर यहाँ से निकल जाता है। कुछ हफ्तों तक सफर के बाद थॉमस ट्रांसिल्वेनिया पहुँच जाता है। रास्ते में उसे एक इन यानी कि होटल दिखाई देता है, जहाँ जिप्सीज का एक झुंड नाच गाना कर रहे थे। थॉमस इनकीपर से कहता है कि वो यहाँ एक रात रुकना चाहता है और उसे ऑरलॉक के कासल जाना है। ऑरलॉक का नाम सुनते ही सब लोग डर जाते हैं और इनकीपर उसे ऑरलॉक का नाम लेने से भी मना करता है और जिप्सीज का लीडर तो थॉमस से कहता है कि
यहीं से अपने घर लौट जाओ। थॉमस अब इनकीपर से बोलता है कि वो रात रुकने का डबल भाड़ा देगा, जो सुन इनकीपर मान जाता है। रात में एक बूढ़ी औरत भी थॉमस से कहती है कि उस कासल में ना जाए, उसका साया पड़ते ही उसके बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। वो उसे एक वुडन का क्रॉस देकर प्रे करने बोलती है। अब आधी रात को कुछ आवाजें सुन थॉमस की नींद खुलती है। वो देखता है कि जिप्सीज एक वर्जिन लड़की को घोड़े पर बैठाकर जंगल में ले जा रहे थे। वो लोग चलते हुए कब्र के पास जाते हैं जिसमें एक लाश थी। उसे ये लोग वैम्पायर कह रहे थे। इनका लीडर उस लाश में एक कीला घुसा देता है जिससे वो लाश खून की उल्टी करने लगती है। ये देख थॉमस जोर से चिल्लाता है जिससे सब उसकी तरफ देखने लगते हैं। अब थॉमस की नींद सीधा अगली सुबह खुलती है। वो देखता है कि उसके जूतों पर मिट्टी लगी हुई थी, यानी रात में उसने जो देखा वो सपना नहीं था। इनसे बाहर निकल के थॉमस देखता है कि सारे गांव वाले जा चुके थे, बल्कि वो थॉमस का घोड़ा भी अपने साथ ले गए थे। अब थॉमस पैदल ही आगे बढ़ने लगता है। चलते हुए वो एक सुनसान सड़क पर आता है जहाँ उसके पास एक घोड़ा गाड़ी आकर रुकती है। थॉमस देखता है कि इस गाड़ी को चलाने वाला कोई नहीं था और उसका दरवाजा भी अपने आप ही खुलता है। अब कोई भी समझदार आदमी उल्टे पैर यहाँ से भाग जाता, लेकिन थॉमस तो उल्टा इस घोड़ा गाड़ी में बैठ जाता है। ये घोड़ा गाड़ी थॉमस को ऑरलॉक के कासल में ले जाकर छोड़ देती है, जिसके दरवाजे भी अपने आप ही खुल जाते हैं और अंदर उसे एक आदमी खड़ा दिखाई देता है जो था काउंट ऑरलॉक यानी नोसफेरातु यानी ड्रैकुला। थॉमस उसके पीछे पीछे कासल में जाता है जहाँ ऑरलॉक कहता है कि तुमने आने में बहुत देर कर दी, और उसके सारे नौकर भी छुट्टी पर चले गए। फिर ऑरलॉक उसे हॉल में ले जाता है और टेबल पर बैठकर खाना खाने को बोलता है। थॉमस कहता है कि वो सुबह खा लेगा, जिस पर ऑरलॉक उसकी नहीं सुनता। साथ ही वो थॉमस से कहता है कि मुझे माय लॉर्ड कहकर बुलाओ, ये उसके यहाँ की परंपरा है। ऑरलॉक की आवाज बहुत ही ज्यादा डरावनी थी, साथ ही उसके नाखून भी बहुत लंबे थे। साफ पता चल रहा था कि वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, और ये सब देख थॉमस भी काफी डर गया था। थॉमस ऑरलॉक से पूछता है कि रास्ते में उसने कुछ जिप्सीज को रिचुअल परफॉर्म करते देखा था, जिस पर ऑरलॉक कहता है कि वो कोई फालतू रिचुअल कर रहे होंगे, और थॉमस जैसे जवान लड़के को ये सब अंधविश्वास ही लगेगा, तो वो इस बारे में अपना मुंह बंद ही रखे। थॉमस अब ब्रेड काटते हुए अपना अंगूठा काट लेता है, जो देख ऑरलॉक की आंखें बड़ी हो जाती हैं। थॉमस अपने पास रखी मूर्ति की गर्दन हिलते हुए भी देखता है, और ऑरलॉक भी उसके करीब आ रहा था, जो देख थॉमस बुरी तरह से डर जाता है। अगली सुबह थॉमस जागता है तो ऑरलॉक उसे कहीं नहीं मिलता। ये पूरा कासल भी खंडर की तरह वीरान पड़ा था। वो अपनी शर्ट खोल के देखता है तो उसके सीने पर दांत के निशान बने हुए थे। उसे लगता है कि उसे चूहों ने काट लिया होगा, लेकिन असल बात यह है कि जरूर रात में ऑरलॉक ने थॉमस का खून पिया होगा, और जैसा हम जानते हैं कि वैम्पायर्स दिन में बाहर नहीं निकल सकते, इसलिए ऑरलॉक भी थॉमस को नहीं मिल रहा। रात में ऑरलॉक थॉमस के सामने आता है और घर खरीदने के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देता है। वो थॉमस को भी इस पर साइन करने बोलता है, पर थॉमस देखता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट में कोई अनजान भाषा लिखी हुई थी। ऑरलॉक कहता है कि ये उसके पुरखों की लैंग्वेज है। तभी वो थॉमस का लॉकेट देखता है और पूछता है कि क्या ये तुम्हारी वाइफ ने दिया है। थॉमस हाँ कहता है, तो ऑरलॉक उससे लॉकेट को देखने के लिए मांगता है और थॉमस उसे लॉकेट निकाल के दे देता है। ऑरलॉक उस लॉकेट को सूंघने लगता है और थॉमस से कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने को कहता है। वो उसे सोने के सिक्कों की एक पोटली भी देता है, जिसे देख थॉमस तुरंत ही कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देता है, ये जाने बिना कि उसमें क्या लिखा था। ऑरलॉक कॉन्ट्रैक्ट पर सील लगाते हुए कहता है कि अब हम पड़ोसी हो गए हैं। थॉमस अब कहता है कि वो यहाँ से जाना चाहता है। उसे बुरे सपने आ रहे थे और उसकी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही, जिस पर ऑरलॉक कहता है कि बीमारी में ट्रेवल करना अपशकुन होता है, तुम्हें यहीं रहकर आराम करना चाहिए। थॉमस फिर भी जाना चाहता था, तो ऑरलॉक उसे गुस्से में यहीं रुकने का ऑर्डर दे देता है और उसका लॉकेट भी नहीं लौटाता। अगले दिन थॉमस कासल से भागने की कोशिश करता है, लेकिन सारे दरवाजे बंद थे। उसे एक छोटा दरवाजा भी मिलता है जिसका ताला वो पत्थर मार के तोड़ देता है। उस कमरे में एक बड़ा सा कॉफिन रखा हुआ था। जब वो उसे खोलता है तो उसके अंदर ऑरलॉक सो रहा था, लेकिन उसकी बॉडी पूरी सड़ गई थी। उसमें कीड़े और चूहे दौड़ रहे थे। थॉमस अब एक कुल्हाड़ी उठाकर उससे ऑरलॉक को मारने की सोचता है, लेकिन रात हो गई थी तो ऑरलॉक जाग जाता है और उसे देखकर थॉमस भागने लगता है। उसके पीछे 3 भेड़िए भी लग गए थे, तो उनसे बचने के लिए वो एक कमरे में छुप जाता है। ऑरलॉक अब उस लॉकेट में एलन के बाल सूंघता है और टेलीपैथी के जरिए उससे कहता है कि तुम्हारा हस्बैंड खो गया है और अब तुम्हें सिर्फ मेरे सपने आने चाहिए, जो सुन एलन नींद में चलने लगती है। इधर ऑरलॉक थॉमस के कमरे में जाता है और उसका खून चूसने लगता है। इधर फ्रेडरिक अपने डॉक्टर दोस्त सीवर्स को बुलाता है क्योंकि एलन नींद में चल रही थी।
थी। डॉक्टर कहता है कि अगर ये बीमारी बढ़ गई तो उन्हें एलन को बेड से बांधना भी पड़ सकता है। एलन अब नींद में बोलने लगती है कि वो मेरे पास आ रहा है और उसे चुप कराने के लिए डॉक्टर उसे दवा सूंघा देता है। कल सुबह थॉमस जागता है तो वो भेड़िए उस पे हमला कर देते हैं, जिनसे बचने के लिए थॉमस खिड़की खोलकर नीचे नदी में कूद जाता है। इधर एलन को चिंता हो रही थी क्योंकि ना तो थॉमस वापस आया था, ना ही उसकी कोई खबर, बल्कि थॉमस का बॉस नोक भी इनके शहर में कहीं लापता हो गया था। एलन अब समुद्र किनारे बैठ जाती है और फ्रेडरिक और एना उसकी पीठ पीछे बात करते हैं कि वो एलन की भूतिया बातें सुन सुनकर थोड़े परेशान हो गए थे। तभी उन्हें एलन की चीख सुनाई देती है जिसे दौरे पड़ रहे थे। इधर हॉस्पिटल में डॉक्टर सिवर्स को अपने जूनियर से पता चलता है कि उनके हॉस्पिटल में एक नए पागल को लाया गया है जो कि 3 भेड़ों को मारकर उन्हें कच्चा ही खा रहा था। यह आदमी थॉमस का बॉस नोक था, जो बताता है कि वो तो बस उस महान लॉर्ड का एक नौकर है। सिवर्स उससे पूछता है कि ये लॉर्ड कौन है, तो नोक बताता है कि वो इन्फिनिटी है और इतना कह के वो एक कबूतर का सर खा जाता है, यानी कि ऑरलोक ने ही नोक को अपने वश में किया था। नोक ये भी बताता है कि वो यहाँ पर आने वाला है और उनके आने से यहाँ कर्स और कंफ्यूजन फैल जाएगी। इसी रात फिर से एलन को दौरे पड़ते हैं। डॉक्टर सिवर्स फ्रेडरिक को बताता है कि नोक उसके हॉस्पिटल में है और पागल हो गया है। वो भी एलन की तरह बार बार कह रहा था कि कोई आने वाला है। अब डॉक्टर कहता है कि इस केस के लिए उन्हें प्रोफेसर वॉन फ्रेश को बुलाना चाहिए क्योंकि वो इन सब भूतिया चीजों के एक्सपर्ट हैं। दूसरी तरफ हम एक नन को देखते हैं जो कि जंगल से लकड़ियां इकट्ठी कर रही थी। तभी उसे नदी किनारे थॉमस पड़ा हुआ मिलता है। थॉमस को एक आश्रम ले जाया जाता है जहाँ कई सारी नन्स और एक प्रीस्ट उसका इलाज करते हैं और उस पे होली वाटर छिड़कते हैं। थॉमस ऑरलोक का नाम चिल्लाते हुए जाग जाता है, जो सुन एक बूढ़ी नन बताती है कि ऑरलोक पहले एक सोलो मनार हुआ करता था और काला जादू करता था। उसके पास बारिश और तूफान लाने की शक्ति थी। खुद डेविल उसकी सोल को प्रोटेक्ट करता है, जिससे शरीर के सड़ने के बाद भी ऑरलोक चल फिर सकता है। थॉमस कहता है कि उसे एलन के पास जाना होगा क्योंकि ऑरलोक उसके पीछे पड़ा है। नन उसे यही रुकने की सलाह देती है क्योंकि ऑरलोक इस पवित्र आश्रम में नहीं आ सकता, लेकिन थॉमस उनकी नहीं सुनता। दूसरी तरफ हम एम्पूसा नाम के जहाज को देखते हैं जिसमें कॉफिन रखा हुआ था और उसके अंदर ऑरलोक लेटा हुआ है। इस जहाज के जरिए वो बिस्बर्ग जा रहा था, उसके साथ उसके चूहे भी थे। वो टेलीपैथी के जरिए एलन से कहता है कि वो जल्द ही उसके पास होगा और उनका मिलन हो सकेगा। इसके बाद वो मौसम थोड़ा खराब कर देता है जिससे उसके जहाज की स्पीड बढ़ जाए। इधर फ्रेडरिक और सिवर्स प्रोफेसर वॉन से मिलने जाते हैं और उसे एलन के बारे में बताते हैं, जो सुन वॉन कहता है कि उसे पता था कि वो इस शहर में जरूर किसी पर्पस के लिए आया है। इधर थॉमस भी घोड़े पर बैठकर बिस्बर्ग के लिए निकल पड़ता है। दूसरी तरफ जहाज के कैप्टन को पता चलता है कि उसके क्रू में 2 लोग बुरी तरह से बीमार हो गए हैं। अब और लोग जहाँ भी जाता है अपने साथ बीमारी और दुख लेके जाता है। इन लोगों ने जहाज पर चूहे भी देखे थे और इन्हें लगता है कि ये महामारी यानी प्लेग इन चूहों की वजह से फैल रही है। कैप्टन कहता है कि बीमार लोगों को क्वारंटाइन कर दिया जाए, लेकिन ये प्लेग बाकी लोगों में भी फैलने लगती है। इधर बिस्बर्ग में प्रोफेसर वॉन एलन को देखने आता है और उसे उसके बचपन के बारे में सब कुछ बताने को कहता है। एलन बताती है कि उसे सपने आते थे जिसमें उसे ऐसी चीजें पता चलती थी जो उसे पता नहीं होनी चाहिए, जैसे हर क्रिसमस पर उसे कौन सा गिफ्ट मिलने वाला है या उसकी मदर की डेथ कब होगी। वो अक्सर ही अपने फादर को जंगल में या खेतों में पड़ी मिलती थी और उसके फादर भी उससे डरने लगे थे। बड़ी होने पर उसने विश की थी कि कोई उसका अकेलापन दूर कर दे, पर उसके बाद उसे नाइटमेयर आया और मिर्गी के दौरे पड़े। उसके फादर को वो नग्न अवस्था में मिली थी और उन्हें लगा कि एलन ने कोई पाप किया है। ये सब तब खत्म हुआ जब वो थॉमस से मिली। उसके साथ वो पूरी तरह से नॉर्मल हो गई थी, लेकिन वो अपने काम के लिए बाहर चला गया और एलन को फिर से दौरे पड़ना शुरू हो गए। अब उसी शाम को वॉन एलन को एग्जामिन करता है। उसकी आंखों की पुतली बड़ी हो गई थी, जो देख वॉन कहता है कि एलन की आत्मा शायद किसी और ही दुनिया में चली गई है। इसके बाद एलन भूतिया हरकतें करने लगती है और बोलती है कि वो आने वाला है। हर तरफ दहशत होगी और लाशें गाड़ने के लिए जगह भी नहीं बचेगी। अब वॉन समझ गया था कि एलन शापित है और ये काम किसी डीमन ने किया है, जो सुन फ्रेडरिक को यकीन नहीं होता क्योंकि वो मॉडर्न लोग हैं और ऐसी भूतिया बातों पर यकीन नहीं करते। वॉन कहता है कि कम समझदार लोगों को अपने वश में करना डीमंस के लिए आसान होता है, जैसे कि बच्चे या पागल लोग, और वो उस नॉक से मिलना चाहता था। उसका जरूर इस कांड में कोई कनेक्शन है। इधर जहाज पर कैप्टन और उसका जूनियर अपने साथियों की लाशें समुद्र में फेंक रहे थे। जूनियर अब गुस्से में
कुल्हाड़ी उठाता है और कहता है कि वो इस प्लेग को खत्म कर देगा। वो डेक के नीचे जाता है जहाँ ऑरलॉक का कॉफिन रखा हुआ था। वो जब कॉफिन खोलता है तो उसमें ढेर सारे चूहे भरे हुए थे। ऑरलॉक पीछे से आकर उस आदमी की गर्दन पे काट लेता है। ऑरलॉक अब बिसबर्ग के करीब आ चुका था, जिससे नोक और ज्यादा पागल हो जाता है और वो अपने केयर टेकर को काट के हॉस्पिटल से भाग निकलता है। इधर एलन बोलती है कि वो आ गया। वो भागकर घर से बाहर जाती है और देखती है कि थॉमस घोड़े पर बैठ के आ चुका था। थॉमस एलन से कहता है कि ऑरलॉक के पास उसका लॉकेट है। इधर फ्रेडरिक को पता चलता है कि एम्पूसा जहाज डॉकयार्ड पर आके क्रैश हो गया है। उस पर कोई भी जिंदा नहीं था और हजारों चूहे उसमें से निकलकर शहर में घुस आते हैं। एक आदमी कहता है कि ये प्लेग शिप है और ये बीमारी शहर में भी फैल जाएगी। खैर, नोक ने ऑरलॉक का कॉफिन पहले ही जहाज से निकाल लिया था और वो उसे नदी के जरिए गुरुनवाल्ड मैनर में ले जाता है, जहाँ पहुंचकर ऑरलॉक कहता है कि वो थॉमस जिंदा बच गया। नोक कहता है कि वो थॉमस को मार देगा और एलन को आपके कदमों में लाके पटक देगा, जिस पर ऑरलॉक बोलता है कि एलन को अपनी इच्छा से ही उसके पास आना होगा, उसे चुराया नहीं जा सकता। नोक फिर से कुछ कहता है तो ऑरलॉक उसे लात मार के चुप कर देता है। सुबह होने वाली थी तो ऑरलॉक वापस अपने कॉफिन में जाने लगता है और कहता है कि अगली शाम को एलन उसकी होगी। इधर ऑरलॉक के चूहों ने शहर में प्लेग फैलाना शुरू कर दिया था। डॉक्टर सिवर्स और वॉन जहाज पर पड़ी एक बॉडी को एग्जामिन करते हैं, जिसके अंदर का खून पूरा सूख गया था और उस पे दांत के निशान बने हुए थे, जो इन्हें लगता है कि चूहे के दांत होंगे, जबकि वो ऑरलॉक के दांत थे। अब रात होते ही ऑरलॉक खिड़की से अपना हाथ निकालता है और पूरे शहर पर उसका काला साया फैल जाता है। थॉमस के आने से एलन की हालत तो ठीक हो गई थी, लेकिन अब थॉमस को ऑरलॉक के नाइटमेयर्स आ रहे थे। वहीं वॉन ये बात समझ गया था कि ये प्लेग मामूली नहीं है, बल्कि कोई डीमन इसे फैला रहा है, जो कि दुनिया से सारी जिंदगियों को खत्म कर देना चाहता है। वो बुराई से भी ज्यादा शक्तिशाली है। इस महामारी को यहाँ पर लाने वाला और कोई नहीं बल्कि वैम्पायर नोसफेरातु है। इधर ऑरलॉक एलन से मिलने उसके कमरे में जाता है और एलन भी पहचान जाती है कि ये वही डीमन है जो उस दिन उसके पास आया था। ऑरलॉक कहता है कि एलन भी कोई दूध की धुली नहीं है, उसके अंदर भूख है जिसे सिर्फ ऑरलॉक ही मिटा सकता है। ऑरलॉक कहता है कि सदियों से वो अपने अंधेरे गड्ढे में सो रहा था, लेकिन एलन ने आवाज लगाकर उसे जगा दिया और अब उनकी किस्मत जुड़ गई है। एलन कहती है कि वो थॉमस से प्यार करती है, जिस पर ऑरलॉक कहता है कि थॉमस ने तो सिक्कों की पोटली के लिए एलन को उसे बेच दिया, यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट जो थॉमस ने साइन किया था उसमें यही लिखा था। लेकिन एलन को अपनी मर्जी से ऑरलॉक के पास आना होगा और अपनी कसम पूरी करनी होगी। एलन काफी नखरे कर रही थी तो ऑरलॉक गुस्सा हो जाता है और एलन को धमकी देता है कि उसके पास सिर्फ 3 रातों का समय है। हर उस इंसान को जिससे वो प्यार करती है ऑरलॉक मारता जाएगा और अगर तीसरी रात को भी एलन उसकी नहीं हुई तो वो थॉमस को भी मार देगा। इतना कहकर ऑरलॉक चला जाता है। एलन की जब नींद खुलती है तो वो देखती है कि एना को चूहे ने काट लिया था और उसकी छाती पर ऑरलॉक के दांत के निशान भी थे। ऑरलॉक एलन को याद दिलाता है कि अब उसके पास सिर्फ 2 रातों का समय है। अगले दिन तक प्लेग तेजी से फैल गई थी। हॉस्पिटल में मरीजों के लिए जगह खत्म हो गई थी और एक एक करके लोग मरते ही जा रहे थे। इधर ऑरलॉक के काटने से एना भी बुरी तरह से बीमार हो गई थी। फ्रेडरिक अब भी मानने को तैयार नहीं था कि ये सब डीमन ने किया है। उल्टा वो एलन को मनहूस बोलता है कि जब से वो आई है उसके परिवार में कुछ अच्छा नहीं हो रहा। वो एलन और थॉमस दोनों को तुरंत ही अपने घर से चले जाने को कहता है। इधर वॉन को नोक की सेल में कुछ जादू टोना वाले सिंबल नजर आते हैं और वो समझ जाता है कि नोक जरूर वैम्पायर यानी नोसफेरातु के लिए काम कर रहा है। वो फ्रेडरिक के घर जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि फ्रेडरिक ने एलन और थॉमस को अपने घर से भगा दिया। फ्रेडरिक पूछता है कि वो इस वैम्पायर को कैसे मार सकते हैं। वॉन कहता है कि उसे नहीं पता। अलग अलग रीजन में वैम्पायर के अलग अलग किस्से सुनने मिलते हैं, लेकिन उन सब में एक बात कॉमन होती है कि सुबह होने से पहले वैम्पायर को वापस अपनी कब्र में लौटना पड़ता है। फ्रेडरिक अब ये सब बातें सुन बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है कि कोई डीमन नहीं होता, ये बस एक महामारी है जिससे बचने के लिए वो अपने परिवार के साथ ये शहर छोड़ के चला जाएगा। इधर एलन थॉमस को बता देती है कि ऑरलॉक उसका पुराना आशिक है जो कि अब लौट आया है और वो ही रोज उसके सपने में आता था। फिर वो थॉमस को ही डांटने लगती है कि वो उसको छोड़ के गया ही क्यों और उसने लेटर्स क्यों नहीं लिखे और सिक्कों के लिए उसे बेच भी दिया। आखिर में वो थॉमस से कह देती है कि वो उसे कभी ऑरलॉक जितना सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। ये सुन थॉमस गुस्से में एलन के साथ इंटीमेट होने लगता है, लेकिन ऑरलॉक कबाब में हड्डी बन जाता है। थॉमस अब एलन को प्रॉमिस करता है कि वो ऑरलॉक को मार डालेगा। इधर वो नोक के ऑफिस में जाता है जहाँ उसे कुछ
ओकल्ट किताबें मिलती हैं। उसे पढ़ने पर वोन को पता चलता है कि नोसफेरातु को खत्म किया जा सकता है। अगर कोई गोरी लड़की उससे प्यार करे और सुबह होने तक उसे अपने साथ रखे तो सूरज की किरण पड़ते ही नोसफेरातु और उसकी महामारी दोनों खत्म हो जाएगी। लेकिन इसमें उस लड़की की जान भी चली जाएगी। इधर दूसरी रात हो गई थी तो ओरलोक एना और उसकी दोनों बेटियों को मार देता है। अगली सुबह उनकी बॉडीज को कब्रिस्तान ले जाया जाता है और फ्रेडरिक इससे पूरी तरह टूट चुका था और वो मान जाता है कि ये सब कोई वेम्पायर ही कर रहा है। ये सब लोग मिलकर अब वेम्पायर को मारने का प्लान बनाते हैं कि ये उस ग्रुनवाल्ड मैनर में जाएंगे और वहाँ वेम्पायर के सीने में लोहे की रॉड घुसा के उसे मार देंगे। फिर वोन चुपके से एलन को बता देता है कि ओरलोक को सिर्फ वो ही मार सकती है। उसे सुबह तक ओरलोक को अपने पास उलझा के रखना होगा और एलन अपना सेक्रीफाइस करने के लिए मान जाती है। अब शाम को एलन अपने बेडरूम की विंडो से देखती है जहाँ प्लेग से मर रहे लोगों की लाशें ले जाई जा रही थी। थॉमस एलन के पास आकर उससे कहता है कि वो ओरलोक को मार कर ही वापस लौटेगा और वो उसे गुड बाय बोल के यहाँ से चला जाता है। एलन जानती थी कि अब वो दोनों कभी नहीं मिलेंगे। इधर थॉमस को पता लगता है कि फ्रेडरिक तो अभी तक आया ही नहीं। फ्रेडरिक कब्रिस्तान में था और अपनी फैमिली की डेथ पर रो रहा था। वो एना की बॉडी को गले लगा लेता है जो कि प्रेग्नेंट थी। थॉमस जब उसे ढूंढते हुए यहाँ आता है तो फ्रेडरिक भी प्लेग की वजह से मर गया था। वोन कहता है कि हमें इनकी इन्फेक्टेड बॉडीज को जला देना चाहिए जिससे इनकी आत्मा शुद्ध हो जाएगी और वो लोग ऐसा ही करते हैं। लेकिन अब रात हो गई थी तो डॉक्टर कहता है कि अब तक तो वो नोसफेरातु जाग गया होगा। लेकिन थॉमस किसी भी कीमत में आज ही ओरलोक को मारना चाहता था और ये तीनों ओरलोक के मैनर की तरफ निकल पड़ते हैं। इधर एलन अपने बाल खोलकर ओरलोक को अपने पास बुलाने लगती है और कहती है कि वो उसके लिए रेडी है। थॉमस और बाकी सब मैनर के अंदर जाते हैं जो चूहों से भरा हुआ था। ये लोग उस कॉफिन को जाकर खोलते हैं और थॉमस उसके अंदर सो रहे आदमी के सीने में मेटल रॉड घुसा देता है। पर ये नोसफेरातु नहीं बल्कि नॉक था। नॉक कहता है कि उसने अपनी सोल ओरलोक को बेची थी ताकि वो अमर हो जाए। लेकिन ओरलोक को उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। उसे सिर्फ अपनी पसंदीदा औरत से फर्क पड़ता है। अब ये सुन थॉमस समझ जाता है कि ओरलोक एलन के पास गया होगा। वो अब इनसे कहता है कि हमें इस जगह को आग लगा देनी चाहिए ताकि वापस आने के लिए उसके पास कोई घर ही ना रहे। थॉमस अब समझ जाता है कि वोन ही पागल बना के उसे यहाँ लाया है और उसे पता था कि ओरलोक हमें यहाँ नहीं मिलेगा। थॉमस और डॉक्टर अब तुरंत ही यहाँ से भाग जाते हैं और वोन इस जगह में आग लगा देता है और चिल्लाता है कि वो लोग अपनी नियति से नहीं भाग सकते। एलन का उस नोसफेरातु से मिलन ही हमें इस महामारी से आजादी दिलाएगा। इधर एलन ने अपनी वेडिंग ड्रेस पहनी हुई थी और लोग उसके पास आता है और एलन कहती है कि वो अपनी मर्जी से और लोग की होने को तैयार है। जिसके बाद दोनों किस करते हैं और इंटीमेट होने लगते हैं। वो अपने दांत एलन की छाती में घुसाकर उसका खून पीने लगता है और थोड़ी देर बाद वो देखता है कि सुबह होने वाली थी। एलन उसका सर पकड़ के उसे कंटिन्यू करने को कहती है और लोग ये जानते हुए भी कि इस रास्ते पर चले तो उसकी मौत होना पक्की है। एलन को मना नहीं कर पाता और उसका खून पीना जारी रखता है। सूरज की किरणें विंडो से कमरे में आने लगती है और लोग सदियों के बाद अपना पहला सनराइज देख रहा था। वो एलन को देखता है और समझ जाता है कि एलन ने उसका काट दिया। वो फिर भी उसे गले लगाता है। उसकी आंखें सफेद हो गई थी और उसका ब्लड लीक करने लगता है जिसके बाद वो एलन के ऊपर ही मर जाता है और इस तरह नोसफेरातु का खात्मा हो जाता है। थॉमस और डॉक्टर यहाँ आते हैं तब तक सारा खेल खत्म हो गया था। थॉमस एलन का हाथ पकड़ता है और वो उसकी तरफ प्यार से देखती है। फिर उसकी भी मौत हो जाती है और थॉमस उसकी आंखें बंद कर देता है। वोन यहाँ आकर उस बेड पर फूल छिड़कता है और उस ओकल्ट वाली किताब से कुछ मंत्र पढ़ता है कि उस लड़की ने खुद को सेक्रीफाइस करके कर्स को तोड़ दिया और हम सबको नोसफेरातु की महामारी से आजाद करा दिया। इसके बाद वोन एलन की बिल्ली ग्रेटा को अपने साथ रख लेता है और इसी के साथ ये फिल्म एंड हो जाती है। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो देखने के बाद आपको पूरी फिल्म अच्छी तरह समझ आ गई होगी। ये एक स्लो बर्न फिल्म है जो कि जनरल ऑडियंस को थोड़ी बोरिंग लग सकती है और इसकी कहानी भी पुरानी नोसफेरातु से थोड़ी हटकर थी, पर पुराने नोसफेरातु का लुक मुझे ज्यादा अच्छा लगा था। इस फिल्म में नोसफेरातु का रोल बिल स्कार्सगार्ड ने किया है जो कि इट में पेनीवाइज बने थे। प्रोफेसर वोन का रोल विलियम डफो ने किया है जिन्हें सब जानते हैं। एलन का रोल लिली रोज डेप ने किया है जो कि जॉनी डेप की बेटी है। थॉमस का रोल किया है निकोलस ने जिसे आपने एक्समैन या जैक द जायंट स्लेयर में देखा होगा।
फ्रेडरिक का रोल एरन टायलर जॉनसन ने किया है, जो कि हाल ही में क्रेवन द हंटर बने थे। एना का रोल डेडपूल वाली एमा ने किया है। पुरानी नोस्फेरातु में जिस एक्ट्रेस ने एलन का रोल किया था उसका नाम ग्रेटा था और उसके नाम पर ही इस फिल्म में एलन की बिल्ली का नाम ग्रेटा है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी वेम्पायर या ड्रैकुला वाली मूवीज एक्सप्लेन करूं तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूं आपसे बहुत ही जल्द एक नई वीडियो के साथ।